रोबोटिक असेंबली हो या हैंड फिटिंग, कहीं कंप्यूटर चलाते धुरंधर हैं तो कहीं अपने तजुर्बे को भुनाते वर्कर्स। यहां ही हाईटेक मशीनें भी बनती हैं और होता है इंडियन ट्रेडिशन को बरकरार रखती आर्ट का मास प्रोडक्शन। आज के एपिसोड में 4.1 म्यूजिक सिस्टम, लग्जरी बसेस, भूख का जुगाड़ इडली मिक्स और कैसे होती है इनले वर्क की कलाकारी। देखिए कैसे बनते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स इंडियन वर्कर्स की मेहनत से, सिर्फ द ग्रेट इंडियन फैक्ट्री में। अच्छे स्पीकर्स किसे नहीं पसंद। किसी गाने के हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल क्लियरली सुनाकर दिल छू जाते हैं, तो कहीं दिल दहला देने वाला बेस और साउंड इफेक्ट्स के साथ मूवी देखने का एक्सपीरियंस कई गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं कि स्पीकर्स होते कितनी तरह के हैं? छोटा बड़ा ब्लूटूथ हो गया, डीजे के स्पीकर्स हो गए, जो क्लब में लगता है वो अलग होता है, जो घर में लगता है, गाड़ी में अलग स्पीकर्स होते हैं। There's no types of speakers, सारे एक ही टाइप के स्पीकर्स होते हैं। I don't know. ऑडियो स्पीकर, ह्यूमन स्पीकर, लाउड स्पीकर। ह्यूमन स्पीकर का तो पता नहीं, पर गाड़ी के स्पीकर, लाउड स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, डेक, होम थिएटर, पोर्टेबल स्पीकर्स, कंप्यूटर स्पीकर्स और आजकल तो छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर्स भी आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि एक 4.1 म्यूजिक सिस्टम कैसे तैयार होता है। हम आपको दिखाएंगे कि एक 10 वॉट का स्पीकर और 20 वॉट का वूफर कैसे बनते हैं। म्यूजिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वूफर, जो बनता है लकड़ी से ताकि जबरदस्त बेस इफेक्ट मिले। लकड़ी से बने वूफर के इस बेसिक स्ट्रक्चर को मॉडल के हिसाब से तैयार करते हैं। ये एक मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बनता है। वूफर बोर्ड को पेस्ट करके आगे असेंबली के लिए भेज देते हैं। सबसे पहले वूफर में हार्नेस केबल इंसर्ट करते हैं, जिससे पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और स्पीकर्स जोड़े जाते हैं और ये आखिर में सर्किट से जुड़ते हैं। फिर एफएम रेडियो के लिए इसमें एंटेना इंसर्ट करते हैं। अब वूफर फ्रेम में 20 वॉट का स्पीकर लगाते हैं। उसके बाद बारी आती है ट्रांसफार्मर की। जी हां, वूफर में भी ट्रांसफार्मर लगता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर से पीसीबी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। दूसरी तरफ बैक प्लेट पैनल बनाया जा रहा है, जिसमें 6 कनेक्शंस होते हैं, 4 स्पीकर आउटपुट के और 2 सीडी प्लेयर्स इनपुट के। इसमें पीसीबी भी अटैच्ड होता है। अब इसे वूफर असेंबली लाइन में भेजा जाता है। पीसीबी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेकर आगे पास करता है, जिससे वूफर एम्पलीफायर की पावर बढ़ती है और बेस की क्वालिटी बेहतर होती है। इसके बाद सभी वायर्स को पीसीबी और स्पीकर्स पर सोल्डर करते हैं और सर्किट में एंटेना की भी सोल्डरिंग होती है। अब ट्रांसफार्मर वायर को पावर सप्लाई के लिए मेन इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ते हैं। अब बैक प्लेट पैनल को वूफर बॉक्स के बैक सेक्शन में फिक्स करते हैं। इसके साथ ही वूफर बॉक्स का बैक सेक्शन स्क्रू से कस दिया जाता है। बेस को बेहतर करने के लिए बॉक्स की साइड में वेंट पाइप फिक्स करते हैं, जिससे सिस्टम लो फ्रीक्वेंसीज और अच्छे से कैच करता है और मिलता है सॉलिड बेस। फिर वूफर का फ्रंट सेक्शन मॉड्यूल जोड़ा जाता है, जिसमें डिस्प्ले एरिया, वॉल्यूम और बेस कंट्रोल सर्किट पहले से अटैच्ड होता है।
हार्नेस को पीसीबी और फ्रंट पैनल से कनेक्ट करते हैं। हॉट ग्लू गन से ग्लू लगाकर इसे वूफर बॉक्स पर अच्छे से चिपका देते हैं। हो गया वूफर तैयार। दूसरी तरफ एक असेंबली लाइन पर स्पीकर्स बनाए जा रहे हैं। इस म्यूजिक सिस्टम का हर स्पीकर 10 वॉट का है। स्पीकर को बॉक्स में डालकर स्क्रूज से कस देते हैं। अब स्पीकर बैक पैनल पर रखते हैं जिस पर आरसी लीड लगी होती है। इसकी दूसरी साइड वूफर इनपुट कनेक्शन से जोड़ी जाती है। असेंबलिंग कंप्लीट होने के बाद सभी वूफर्स को एफएम, एसडी, यूएसबी और स्पीकर आउटपुट टेस्ट पास करना होता है। इसके बाद टेस्टिंग रूम में सिस्टम की वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी टेस्ट होती है। यहां वूफर का बेस वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट के लेवल्स और डिस्टॉर्शन कंप्यूटराइज चेक होते हैं। इसकी ढिंचैक साउंड से साबित होता है ये तो एकदम परफेक्ट बना है। फाइनली स्पीकर्स के 4 सेट और रिमोट के साथ वूफर की पैकिंग की जाती है। इस फैक्ट्री में एक दिन में अलग अलग तरह के 5000 म्यूजिक सिस्टम्स बनाए जाते हैं। यानी साल भर में सिर्फ इस फैक्ट्री में 18 लाख म्यूजिक सिस्टम्स बनते हैं। हमारा मूड अपलिफ्ट करने वाले गानों को और 4 चांद लगाते हैं ये म्यूजिक सिस्टम्स। एक अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम आपको लंबे वक्त तक गानों की दुनिया में डुबोए रखता है। इंडियन पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट में बस का एक अहम योगदान है। ये सबसे सस्ता है और भारत के हर कोने में अवेलेबल है। बदलते जमाने के साथ इंजीनियर्स ने बसेस में कई इनोवेशंस किए। लग्जरी, सेमी लग्जरी बसेस बनाई जिसमें पैसेंजर्स सुकून भरा सफर करते हैं। आइए देखते हैं कि एक लग्जरी 12 मीटर लंबी और 11.5 टन भारी बस कैसे बनती है। 44 सीटर इस बस का सबसे पहले ढांचा तैयार होगा। पंच मशीन में 2 mm की पतली मेटल शीट्स और प्लाज्मा कटिंग मशीन में 12 mm की थिक मेटल शीट्स काटी जाती हैं। साथ ही रेक्टेंगुलर बीम्स को बेंड करते हैं। इन पार्ट्स से बस का रूफ, लेफ्ट और राइट साइड्स, फ्लोर, फ्रंट और बैक बनेंगे। एक बस को बनाने में करीब 3 से 3,500 किलो स्टील यूज होता है। अब इन सभी पार्ट्स की वेल्डिंग की जाएगी। पहले बस की रूफ के लिए जिन पार्ट्स का यूज होता है उन्हें फिट करते हैं और वेल्डिंग करके मजबूती से जोड़ देते हैं। इसी तरीके से बस के लेफ्ट और राइट साइड का स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाता है। सभी पार्ट्स को ठीक से अलाइन करके एक साथ वेल्ड कर दिया जाता है और बस को मिल जाता है उसका बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर। फिर बस की रेडीमेड शैसी पर स्ट्रक्चर को सेट करके वेल्ड कर दिया जाता है। जिसके बाद साइड पैनल्स को बस की साइड्स पर फिट करते हैं। सबसे पहले साइड स्ट्रक्चर पर सीलेंट लगाया जाता है। फिर एक लंबी मेटल शीट को स्ट्रक्चर पर स्टिक करके क्लिप्स लगा देते हैं और दोनों एंड से ड्रिल करके स्क्रूज से फिट कर देते हैं। इसके बाद फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक या एफआरपी से बने रियर फेस को बस के पिछले हिस्से पर फिक्स कर दिया जाता है। बड़े प्लाईवुड बोर्ड से बस का फ्लोर तैयार होता है।
फिर फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से ही बने फ्रंट फेस और रूफ साइड डोम्स की फिटिंग की जाती है। एक लंबी मेटल की शीट फिक्स करके रूफ का सेंटर बनाया जाता है। लीजिए, बस की रूफ हो गई तैयार। अब बस की साइड्स पर साइड लगेज पैनल्स की फिटिंग करते हैं। अब भैया, यात्रियों के सामान के लिए भी तो जगह चाहिए ना। आखिर में इंजन हुड और डैशबोर्ड की फिटिंग के बाद फ्रंट में बम्पर अटैच किया जाता है। अब हमारी बस तैयार है पेंटिंग के लिए। बस को बफिंग के बाद पेंट करते हैं। पेंट सूखने के बाद सबसे पहले बस की रूफ पर एसी इंस्टॉल किया जाता है। फिर बस के अंदर साइड पैनल्स की फिटिंग होती है। सीलेंट लगाकर इंटरनल रूफ पैनल्स लगाते हैं और रूफ स्ट्रक्चर पर पेस्ट होने तक इन पर क्लैंप्स लगाकर रखते हैं। सीलेंट से ही साइड विंडो ग्लासेस फिट करते हैं। फिर 30 फीट लंबे लगेज रैक या हैट रैक की फिटिंग होती है और फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स की मदद से विंडोज के ठीक ऊपर फिट कर देते हैं। बस यात्रियों के बैठने का इंतजाम, जी हां, सीट्स फिक्स की जाती हैं। फिर ड्राइवर के कैबिन में फ्रंट इनर रूफ की फिटिंग होती है और उसके बाद पैसेंजर डोर और विंडशील्ड फिटमेंट लगाते हैं। सभी पार्ट्स को मिलाकर एक बस में अप्रोक्सीमेटली 4000 पार्ट्स होते हैं और फाइनली इन्हें शावर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि बस के अंदर बॉडी, डोर्स या विंडोज से पानी तो नहीं आ रहा। इस प्लांट के 2750 वर्कर्स एनुअली स्कूल, स्टाफ, सिटी और टूरिस्ट हर सेगमेंट को मिलाकर 15000 बसेस बनाते हैं। अगली बार अगर आपका बस का सफर खूबसूरत और आराम से गुजरे तो हमारे इन फैक्ट्री के वर्कर्स को दिल से शुक्रिया जरूर कीजिएगा। इडली इडली और पुट, मसाला डोसा, बजी, इडली इडली इंडिया के टॉप ब्रेकफास्ट आइटम्स में से एक है गर्मा गर्म सॉफ्ट इडलीज। सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की फेवरेट है। अब फटाफट इडली बनाने के लिए रेसिपी नहीं, सिर्फ रेसिपी मिक्स चाहिए। तो आइए चलते हैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां रवा इडली इंस्टेंट मिक्स बनाया जाता है। सबसे पहले सूजी या रवा को एक बड़े रोस्टर में डालकर भूनते हैं। अरोमा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल फैट डालते हैं। रोस्टिंग से रवा का मॉइस्चर निकल जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और इस प्रोसेस में किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता। रोस्टिंग के बाद रवा को स्क्रू कन्वेयर की मदद से कूलिंग ब्लेंडर में ठंडा करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। अब लगाते हैं तड़का। एक बड़े रोस्टर में 170 डिग्रीज पर तेल गरम करके इसमें राई, उड़द दाल, चना दाल और काजू के पीसेस डालकर फ्राई करते हैं। फिर हरी मिर्च, अदरक पेस्ट और करी पत्ते को डालते हैं और 10 मिनट पकाते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है।
तड़के को अब कूलिंग ब्लेंडर में रवा के साथ मिला देते हैं। फिर उसमें सोडा और नमक डालकर करीब 20 मिनट तक मिक्स करते हैं। कितना सिंपल प्रोसेस है ना, लेकिन अभी पैकेजिंग भी बाकी है। रवा इडली मिक्स को इस कंटेनर से ऑटोमेटिकली वे करके इंडिविजुअल पाउचेस में भरकर सील किया जाता है। रवा इडली मिक्स में सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी से पैक करे गए इस मिक्सचर में मॉइस्चर ना होने के कारण इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती और ये पूरे 1 साल तक खराब नहीं होता। फाइनली पाउचेस को कार्टन में पैक करके फैक्ट्री से डिस्पैच करते हैं। हर पाउच से 25 से 30 इडलियां बनाई जा सकती हैं। यहाँ हर दिन करीब 8 लाख इडलीज का मटेरियल बनाया जाता है। ये इतनी इडली है कि बैंगलोर मेट्रो में एक दिन में ट्रैवल करने वाले हर एक शख्स का सुबह और शाम का नाश्ता हो जाए। दुनिया भर से लोग ताजमहल 2 चीजें देखने आते हैं। पहला ये कि शाहजहां ने आने वाली हर पीढ़ी के लिए किस बेरहमी से मोहब्बत को इजहार करने के स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, और दूसरा किस खूबसूरती से मार्बल में परचिंकारी यानी इनले वर्क से इस मकबरे को महल सा सजाया गया। अब शायद प्यार के लिए हर कोई ताजमहल ना बना सके, लेकिन घर को सजाने के लिए इनले वर्क वाले कार्विंग्स तो ले ही आ सकते हैं। आइए देखिए ये बनाई कैसे जाती हैं। आगरा शहर इनले वर्क के परचिंकारी या पित्रा-दूरा स्टाइल के लिए मशहूर है। इसके लिए हाई क्वालिटी मार्बल्स राजस्थान के मकराना जिले से मंगवाए जाते हैं। मार्बल पर स्टेंसिल की मदद से मनचाही शेप दी जाती है। यहाँ एक ऑक्टागन शेप दी जा रही है। फिर एक रोटेटिंग सॉ की मदद से पत्थर सावधानी से काटते हैं। यहाँ कोई चूक नहीं हो सकती बिकॉज ये मार्बल्स बहुत ही महंगे होते हैं। काटने के बाद पत्थर को वाटर जेट से गीला करके कटिंग मशीन से इसके एजेस स्मूथ किए जाते हैं। एक स्किल्ड वर्कर ये काम चंद मिनटों में कर देता है। 17वीं सेंचुरी में रोम से इस पित्रा-दूरा की कारीगरी के तोहफे मुगलों की नजर में आए और उन्होंने इसे अपना अनोखा अंदाज दे दिया। आज भी कुछ चुनिंदा कलाकार ही हैं जो डिजाइनिंग से लेकर फिनिशिंग तक सारा काम हाथ से ही करते हैं। सबसे पहले आर्टिस्ट मेहंदी से मार्बल पर कलरिंग करते हैं। अभी भी डिजाइन्स बनाने के लिए हिना का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर डिजाइन की आउटलाइन ट्रेस होती है। परचिंकारी के काम के लिए दुनिया भर से रंगीन प्रेशस और सेमी प्रेशस स्टोन्स मंगवाए जाते हैं, जैसे ब्लैक ऑनिक्स, ब्राइट रेड कोरल, येलो जैस्पर, डार्क ब्लू लैपिस, व्हाइट मदर ऑफ पर्ल, ब्राउन टाइगर आई। इन पैटर्न्स को बनाने के लिए स्टोन्स को एमरी व्हील या रोटेटिंग पहिए की मदद से अलग अलग शेप्स में काटा जाता है। हर स्टोन बड़ा ही सोच समझ कर काटा जाता है। जैसे अगर एक हाथी बनाना हो तो उसकी सूंड, पूंछ और शरीर का हर एक हिस्सा इस मशीन की मदद से तैयार किया जाता है। इसी तरह हर टाइप की डिजाइन्स के लिए पत्थर अनोखी शेप्स देने में मदद करता है। अब मार्बल पर ये कटे हुए रंगीन स्टोन्स डिजाइन के हिसाब से एक पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। और मार्कर से इनकी आउटलाइन बनाई जाती है। स्टोन्स को मार्बल में फिट करने के लिए अब कारीगर बारीकी से सही शेप्स चिजल करते हैं। पत्थर फिट करने के लिए कैविटीज में एक सीक्रेट सीमेंट रेसिपी डाली जाती है। सीक्रेट? हाँ, ये वही रेसिपी है जो ताजमहल की नक्काशी और इनले वर्क में यूज की गई थी।
अब इन कैविटीज में स्टोन्स फिट कर देते हैं। देखिए किस बारीकी से ये एक एक करके हाथी के हिस्से उठाकर फिट किए जा रहे हैं। फिर हल्का सा प्रेशर देकर उन्हें उस जगह जमा दिया जाता है। फिर सरफेस को स्मूथ करने के लिए रेत वाले पानी से पत्थर की सतह रगड़ते हैं ताकि उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। फाइनली चमकाने के लिए मार्बल को अच्छे से धो लेते हैं और हर पीस ध्यान से चेक किया जाता है। हमने तो ये कला मिनटों में देख ली, लेकिन इस काम को करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब समझे कि ताजमहल को बनाने में 20 साल से भी ऊपर क्यों लगे। तो देखा आपने, ये एवरीडे आइटम्स जो हम इतनी बार नजरअंदाज कर देते हैं, कितनी मेहनत से बनाई जाती हैं।